आखिरी चुनाव का जब वो हो, क्या बोलते हैं, जिस दिन आखिरी चुनाव होने वाला हो, हाँ आखिरी चरण जब हुआ चुनाव का, इस चुनाव का जब आखिरी चरण हो तो उसके एक दो दिन पहले मुझे याद दिला देना कि गाड़ी में पेट्रोल फुल करा दें क्योंकि जैसे ही आखिरी चुनाव होगा उसके बाद पेट्रोल सबसे तेजी से उछाल मारेगा, तो उतनी तेजी से मारेगा ना जैसे कोई आदमी सो रहा हो उसकी गांड में थोड़ा सा उंगली कर दो तो जब वो उछाल मारता है ना तो पेट्रोल वैसे उछाल मारेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा उछाल मारेगा, इतना उछाल मारेगा ना फट के हाथ में आ जाएगा। भैया ऐसा है ना, पहले बता देना, तो उसमें पेट्रोल पहले फुल करा लिया जाएगा, है ना। ये मतलब मेरा काम है, चुनाव के जस्ट चुनाव होगा ये काम है मेरा। साहब का कोई मास्टर स्ट्रोक होगा इसके पीछे, मास्टर स्ट्रोक कहे गए, लेकिन एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक क्या बन पाए। जैसे नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। नोटबंदी डिजिटलाइजेशन की भारत में एक शुरुआत थी। आप ये बस समझिए कि डिजिटलाइजेशन को भारत में लाया गया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नोटबंदी थी। पता नहीं आप लोगों ने उस समय इस खबर को ध्यान दिया था कि नहीं, कि पेटीएम का जो बहुत आला कमान अधिकारी थे वो बार बार मुख्यमंत्री ऑफिस में उसके 1-2 साल पहले से जा रहे थे। और ये जो कुछ भी होता है आम आदमी को नहीं पता होता। जैसे आप लाख कहें कि ये नोटबंदीकरण है ना, नोटबंदीकरण का आम आदमी को नहीं पता था या किसी को नहीं पता था, मैं नहीं मानता। आप अगर हमसे ये कहें कि आम आदमी को नहीं पता था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप ये कहें कि आला कमान के अधिकारी, आला कमान के ब्यूरोक्रेट, आला कमान के और ये डेमोक्रेट्स, इन लोगों को नहीं पता था, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। बात आप समझ पा रहे हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि पीएम की भाषा, बात आप समझिए, जैसे पहले ज़माने में होता था, राजा कह देता था अब जो है चर्च में जाने वालों को मार दो, अब जो है मंदिरों में जाने वालों को मार दो, अब मस्जिदों में जाने वालों को मार दो, है ना, गुरुद्वारा में जाना, ये पहले होता था। बात आप समझिए, ये डेमोक्रेट्स है यहाँ रूल, मतलब जैसे सपोज दैट आप किसी अधिकारी से कहेंगे भी ये ऐसा करने को, तो उसके नियम होते हैं ना। तो कुल मिला के ये ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट जो उच्च लेवल के हैं उनको न पता हो, ये कमान मैं नहीं मानता। मतलब सचिवालय में काम करने वाले सचिव जो होते हैं मंत्रालय के, उन लोगों को, या डेमोक्रेट्स के बहुत अच्छे जो आला कमान कैबिनेट में होते हैं, पीएम होते हैं, इन सबको, तो ये और सीएम के ऑफिस में भी न पता हो, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है। खैर, जो भी रहा हो, मैं ये नहीं मानता कि नहीं पता था। तो इन लोगों को पता था कि डिजिटलाइजेशन होने वाला है। और एक बात है, कई रूल आप खुद बनाते हैं जो आपको लगता है कि आपके देश के लिए अच्छा है। कई बार जब एक ग्लोबलाइजेशन में उस रूल को फॉलो किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन में ऊपर आपके ऊपर दबाव भी है, कई बार ये भी होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से दबाव भी आपके ऊपर बनता है, तो उसको रूल आपको बनाना पड़ता है, चाहे वो आप देख करके बनाए और चाहे आप उसको दबाव में बनाए। जैसे केजरीवाल साहब ने देख करके बनाया कि नॉर्वे में जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम इंडिया में भी लागू करेंगे, और दिल्ली में मुझे लगता है और स्टेट के कंपेयर में, अगर आप किसी और स्टेट को कंपेयर करें तो एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है ना, हेल्थ सिस्टम भी ठीक ठाक है, मुझे लगता है, जैसा भी, पता भी नहीं मुझे ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा, अब अपनी राय रख सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये डिजिटलाइजेशन की शुरुआत थी, जो शुरुआत थी नोटबंदी की। उसके बाद आपने देखा तरह तरह की चीज़ें नोटबंदी को प्रमोट करने के लिए आई। जैसे क्या आया, सबसे पहले तो आया ये कि भाई जो भी बड़ी बड़ी बिक्री होंगी उसमें होगा वो सब पूरा चेक के लिए होगा, कैश वैश वाला सिस्टम, फिर उसको लिखा जाएगा, फिर वो एक तरीके से लिखने का प्रोसेस, फिर उसमें चेक को ज़्यादा प्रमोट करने का प्रोसेस, बैंक के द्वारा प्रलोभन भी दिए गए, अगर आप ऑनलाइन ऐसे करते हैं या चेक के माध्यम से करते हैं तो ये है वो है, पूरा रिवार्ड, मतलब वो एक प्रमोशन टाइप का चलना शुरू हुआ। फिर ऑनलाइन आप जैसे ही कोई ट्रांसफ़र करते थे पैसा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड मिलता था, कुछ कैशबैक मिलता था, वो एक फैशन चलने लगा। फिर धीरे धीरे आपने देखा, आज के समय में आप खुद सोचिए कि 7 दिन में आप कितने दिन पैसे नगद पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप पाएंगे कि 7 के दिन में आप जो पैसा आज के 4-5 साल पहले जितना हार्ड कैश में कैश करते थे उसके हिसाब से आप आज उतने परसेंटेज के हिसाब से ज़रा देखिएगा कितना आप कैश कम करते हैं। एक हफ्ते का आप आंकड़ा उठाइए, उसमें देखिए, अब देखिए धीरे धीरे देखेंगे ये ग्राफ गिर रहा है।
तो डिजिटलाइजेशन की शुरुआत थी, इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था। मेरा मामला कहना ये है, क्योंकि उसके बाद में कोई भी समस्या, जो जिन समस्याओं को लेकर के डिजिटलाइजेशन हुआ था, उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा हुआ कि लगे तुम्हें कि हाँ फ़ायदा हुआ हो, है ना। वो सारी समस्याएं वैसी ही चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। मेरा मानना ऐसा है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप आंकड़े उठा सकते हैं, आप आंकड़े देखेंगे तब आप भी मान जाएंगे। तो समस्याएं कहीं भी नहीं बदली हैं, समस्याएं वैसी ही हैं, और ये डिजिटलाइजेशन की शुरुआत थी। फिर आता है कि डिजिटलाइजेशन से क्या वाकई में भाजपा को फ़ायदा हुआ, तो मैं मानूंगा हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना, अवसर में चीज़ें बन जाती हैं, और अवसर में चीज़ें बन जाती का मतलब ये भी है कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक चीज़ कि आप लाख मानने की भाजपा अलग है और कांग्रेस अलग है, रियलिटी इज दैट दोनों एक है, और इन दोनों को कोई एक कंट्रोलिंग पावर एक है। अब वो कंट्रोलिंग पावर क्या है, आप इस पर भी विचार करें, मैं भी कर रहा हूँ, और मुझे कोई बहुत सॉलिड चीज़ इतनी बढ़िया नहीं मिल रही जो मैं उस पर बोल सकूँ, है ना। तो कंट्रोलिंग पावर कुछ और है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर है। और आप एक भी चीज़ देखेंगे कि इन दोनों को कंट्रोलिंग पावर के अलावा कोई तीसरे के पास कुछ, कभी आप बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, कोई तीसरा टिक पाया है। और बसपा का मुझे याद है 2011 में बसपा की एक रैली हुई लखनऊ में। मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी रैली किसी पार्टी ने दोबारा ऑर्गेनाइज कराया, उतनी बड़ी रैली आंकड़ों के हिसाब से। और दूसरी चीज़, बसपा एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी थी जो उभर करके आ चुकी थी। जैसे आप उनके विधायक देख रहे, उस समय का मुझे याद है जो उसमें चुनाव हो रहे थे। अब तो मेरी नज़र इधर कम भी रख रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। तो उस समय जो इनके विधायक थे लगभग हर स्टेट में होते थे, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 4 ऐसे हर चुनाव में। वही बसपा सिमट गई, 0 पे आ गई 2014 में 19 में या 14 में, जो भी है। मुझे लगता है दोनों में, 14 और 19 दोनों में कोई बहुत बढ़िया परिणाम नहीं ले पाए। जो विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनका भी यही हाल है। और ऐसा नहीं बसपा के पास वोटर नहीं था, बहुत अच्छा वोटर था, और इनका वोटर जो था बिल्कुल भक्त टाइप का था, कि मतलब नहीं जिधर देना है उधर ही देना है, भक्त टाइप का। देखिए भक्त हर पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी में होते हैं। तो मैं बकवास नहीं करूँगा, मैं सीधी मुद्दे पे बात आऊँगा कि भाई बसपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद फिर एकदम से ग्राफ गिरा क्यों। मैंने कहा ना कि कंट्रोलिंग पावर कोई अलग है। ये हम आपको जितना दिखाया जा रहा है कि ये डेमोक्रेट्स हैं, ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, रियलिटी समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग है। हम नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। कई बार चीज़ें होती हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता, है ना। कई चीज़ें होती हैं, और आज आप अगर ये माने कि ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स आपकी भलाई के लिए हैं, तो ये आप मान सकते हैं। रियलिटी समथिंग डिफरेंट, कि जो भी मौका पाता है वही अपना पेट भरता है ना। सूझ जुआरी आपन दाऊं, तो वो वाली व्यवसाय है। इस दोनों ही, मतलब मैं कहूँगा कि दोनों ही आम आदमी को लूटने के लिए बनाए गए सिस्टम में का एक हिस्सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा मानना अभी तक का तो यही है, ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के लिए। ठीक है, तो ये मुद्दा फिर मैं वहीं पे घूम करके आ रहा हूँ कि मास्टर स्ट्रोक कोई और है, जिसको हम समझ रहे हैं वो नहीं है। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। डिजिटलाइजेशन की शुरुआत नोटबंदी से हुई, और उसका फिर एक ग्राफ बढ़ता चला गया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि दूसरी पार्टियों को, हाँ इस पर हमें बात करनी थी कि भाई दूसरे पार्टियों को क्या नुकसान हुआ। मैंने कहा नोटबंदी से डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, नोटबंदी से डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, और जब पैसा आम आदमी के पास और इन लोगों के पास, जिन लोगों के पास पैसा होता था, कैश में पैसा होता था, उन लोगों के पास पैसा कैश में रहना बंद हो गया। भाई कुछ लोगों के पास कैश में होता, कुछ लोगों के पास कैश में नहीं होता। तो ज़्यादातर लोगों जिनके पास कैशलेस पैसा नहीं, वो कैशलेस ज़्यादा पैसा था, दबा के रखते थे, उनका पैसा जाहिर सी बात है मार्केट में बाहर आया। तो जिनका पैसा बहुत पैसा था, जैसे उसमें भी 3 कैटेगरी थी। एक वो थे लोग जैसे जिनका कैशलेस पैसा बहुत था। एक कैटेगरी ऐसा था कि चलो हाँ काम भर का है, और इतना काम भर का है कि हाँ छोटा मोटा अगर कोई काम करेंगे तो कैशलेस से हो जाएगा। हाँ, मतलब एक आए करोड़ों में आए और एक आए लाखों में। तो जो करोड़ों वाले आए वो तो हिस्सा थे ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के, या नहीं भी हिस्सा थे तो इतना बड़ा वो ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स से जुड़े हुए लोग हैं कि वो जब चाहे तब वो अपना पैसा इधर से उधर कर सकते हैं। एक लोग वो थे।
दूसरे लोग वो थे कि हाँ भाई कोई काम होगा, अगर 1 करोड़ तक का 1 करोड़ तक का अगर काम होगा, 1 करोड़ 10 करोड़ तक का काम होगा तो वो हम काम करा लेंगे। फिर आते हैं एक और छोटे लोग कि चलो ठीक, हाँ 50-60 लाख वाला काम हुआ, अगर 1 करोड़ तक का काम हुआ, काम करा लेंगे। फिर आते हैं उससे छोटे लोग। तो जैसे जैसे ये ग्राफ घटता शुरू हुआ, उन लोगों का पैसा बाहर आया, और उन लोगों का जब पैसा बाहर आया तो उस पर गवर्नमेंट की नज़र भी रही। बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को समझिएगा। जब उन लोगों का पैसा बाहर आया, जिनका पैसा थोड़ा था, उस पर गवर्नमेंट की नज़र बनती रही। जो बहुत बड़े थे, मैंने कहा ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेट्स के वो साथ वाले या खुद ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेट्स, उन लोगों का पैसा पता भी नहीं चला कि कब किधर से किधर हो गया, उनको कोई समस्या नहीं हुई। तो मेन समस्या होती है उन लोगों को जो छोटे बहुत व्यापारी रहे, छोटे बहुत ऐसे आला कमान के अधिकारी रहे, या छोटे बड़े व्यवसायी रहे, या कुछ ऐसे जिनके पास 1 करोड़ तक का पैसा था, बस 1 करोड़ या 2 करोड़ या हद से हद 10 करोड़, है ना। ऐसे लोगों पे सरकार की निगाह बनी रही, सरकार ने उनसे जीएसटी लिया भी, बात समझिए। लेकिन जो बहुत बड़ा जिनके पास डंप था, उनको सरकार को पता भी नहीं चला कि कैसे क्या, या जो लोग इसमें रूल में थे, पता नहीं, शायद वो भी लोग तो हो सकते हैं, मतलब आप समझिए। एक चीज में बड़ा चुतियापा लगी कि जब नोटबंदी होगा तो जितना पैसा होगा काला सब बाहर आ जाएगा। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि पहली बात पैसा काला होता क्या है, मतलब आप काले पैसे को कैसे परिभाषित करते हैं, हम आज तक यही नहीं समझ पा रहे हैं। पैसा काला कैसे? पैसा काला, पता नहीं किसने नाम रखा था, चूतियापा भरा नाम, काला पैसा, काला धन, है ना, ब्लैक मनी। नहीं, बेकार का शब्द है ये। इसके लिए एक अच्छा शब्द था कि कोई ऐसा शब्द आप निकालते जैसे भ्रष्टाचार का पता चलता, या कुछ ऐसी चीजें पता चलती कि वो अमानवीय तरीके से पैसा रखा गया। भाई इसको अमानवीय भी कहेंगे आप, नेचर के हिसाब से भी अमानवीय है ये, है ना, हर किसी के हिसाब से अमानवीय है। तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, ठीक है आपने चलो जो भी किया। फिर काला पैसा है क्या? काला पैसे को आप परिभाषित कैसे कर रहे हैं? वो तरीके ही नहीं। तो वो कुल मिला के वो सारे लोग बच गए। अब आपको लगा अच्छा दूसरी पार्टियों को नुकसान कैसे हुआ, हम इन पर बात कर रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों को जो चंदा देने वाले पैसे थे, लोग थे, या मैं कहूँगा कि जितने भी पार्टियों को चंदा देने वाले एक आम लोग जो होते हैं, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं पार्टी फंड में, उन लोगों को नुकसान जरूर हुआ। तो जब वो लोगों के पास पैसा नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो पैसा एक जो क्षेत्रीय पार्टियों को एक चंदे के रूप में देते हैं, या मैं कहूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों को पैसा देते हैं, उन लोगों को भी नुकसान हुआ। और इधर नुकसान किसको होता है? इधर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो होता है डेमोक्रेट्स के, जो बहुत उच्च लेवल के जुड़े हुए लोग हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उच्च डेमोक्रेट्स। ये लोग, इन लोगों का काफ़ी पैसा था, तो सरकार की निगाह इन पर भी रही, है ना, सरकार की निगाह इन पे भी रही। तो इनमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि चोर मौसेरे भाई, है ना, और एक होते हैं कि जो रियल में थोड़ा बहुत पार्टी के लिए कुछ जान देते हैं। तो जो रियल में देते हैं वो तो जो पैसा बनाते भी होंगे मुझे लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मानवीय कृत्यों के साथ जुड़ते हैं। देखिए, नेता बनना शुरुआती दौर में आपको मानवीय बनना पड़ेगा। भले ही आप सिर्फ छद्म रूप से बने, और भले ही आप जो है छद्म रूप से बने, या फिर आप रियल में बने, लेकिन आपको बनना पड़ेगा, है ना, मानवीय गुणों को दिखाना या लेना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो पैसा बनाने में मुझे लगता है ज़्यादा मन नहीं रहता होगा, या पैसा के प्रति इतना ज़्यादा रहते नहीं होंगे। ऐसे अच्छे लोग माने जाते हैं, कुछ परसेंट हैं डेमोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स में, कुछ परसेंट ऐसे हैं, लेकिन वो इतना कम परसेंट है कि वो नगण्य है। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती, नगण्य होती हैं। दाल में जैसे नमक है, तो नमक कितना है ना, उसको जब आप दाल और पानी के कंपेटिबिलिटी में नापेंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब दाल और, हाँ ये अच्छा उदाहरण है, दाल और पानी के कंपेयर में जब आप नमक को नापेंगे, तो वो इतना कम है कि आप उसको नगण्य मानेंगे, है ना, बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये इतने कम लोग हैं जो खुद भी अपने काम में लगे हैं। इसके अलावा वो एक अच्छा, बुद्धिजीवी की सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि बुद्धिजीवी कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि सुकरात और अरस्तु और प्लेटो जैसे लोग गुरु शिष्य से बन के रह पाए होंगे। ये बहुत कठिन बात है, और मुझे लगता है कि एक शिष्य
जब तक आपके अंदर शिष्य वाला गुण रहता है, सीखने का गुण रहता है जीवन में, तभी तक आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके अंदर गुरु वाला गुण आता है या आपको लगता है आपने कुछ कर लिया है, सीख लिया है, वहीं से आपकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं कहूँगा बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाती है। मेरे लिए ये एक शब्द अच्छा है। तो जब तक आप शिष्य बने रहेंगे तब तक अच्छा चलता रहता है। तो ये रहता है चीज़ें कि हाँ, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ यार। कंक्लूजन बड़ा कठिन होता है मेरी बातों में। हाँ, दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ, मैं इस पर बात कर रहा था। बेशक दूसरी पार्टियों को नुकसान हुआ, क्योंकि इनको जो दूसरी पार्टियों को देने वाले जो पैसा था, जो लोग पैसा देते थे, वो लोग इस मोबिलाइजेशंस में कहूँ या फिर मैं कहूँ ये नकदीकरण का जो एक ख़त्म करने का प्रयास किया गया और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है ना, और नकदीकरण को ख़त्म करने के जो प्रयास किए गए, उससे बेशक क्षति हुई है क्षेत्रीय पार्टियों की, और बेशक इससे फ़ायदा हुआ है भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को। आप कहोगे नहीं, कांग्रेस को तो नुकसान हुआ है। ये आपको दिख रहा है सर, कि आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस इज नथिंग, जस्ट सिक्के के दो पहलू हैं। आज इनका, कल उनका। 2014 तक उन्होंने कहा कि भाई हम शासन करेंगे, उन्होंने किया। बीजेपी बीच में नहीं आई। 2014 के बाद उनके पास इस पार्टी को रखना है। और ये आप कहोगे कि नहीं, ये आपस के नेता करते नहीं भैया। मैं कह रहा हूँ कि कोई तीसरा है जो इन दोनों को रेगुलेट करता है। वो रेगुलेशन पावर किसके पास में है, ये सोचने का विषय है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। कुछ पता चले तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। चलिए, ओके, बाय।